अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, जैसे कि मालूम है आपको कि हमने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट की थी क्लास 12 मैथमेटिक्स की। इसमें हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। हमने पार्शियल फ्रैक्शंस के डिफरेंट केसेस देखे थे। जो केस वन है जिसमें हमारे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होते हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, वो हमने पहले 11 क्वेश्चंस उस केस के अकॉर्डिंग सॉल्व किए थे। अब हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें अगर आप देखें कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है एक है 2+3x, ये है लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड है। और जो दूसरा फैक्टर है 1+x का होल स्केयर, ये फैक्टर रिपीटेड है क्योंकि ये 2 टाइम्स रिपीट होगा। ये जो बाहर पावर लिखी होगी ये शो करेगी कि ये फैक्टर रिपीट होगा। तो इस केस की हमने देखी थी, निशानी ये थी कि इसमें डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आते हैं। अगर किसी को पार्शियल फ्रैक्शंस के केस नहीं मालूम तो इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने एक लेक्चर 62 के नाम से रिकॉर्ड करवाया है। आई थिंक लेक्चर 63 का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। अगर किसी को पार्शियल फ्रैक्शन की केसेस की समझ नहीं है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, तो आप वो लेक्चर ज़रूर वॉच कीजिएगा। एनीवेज, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू सॉल्व करते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। इसमें ये देखें कि ये है लीनियर फैक्टर, ये था नॉन रिपीटेड, और ये वाला जो लीनियर फैक्टर है ये है रिपीटेड। तो मैं पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर रहा हूँ। a/2+3x लिख दिया। अब स्टूडेंट, इसमें ये मैटर नहीं करता कि कौन सा फैक्टर आप पहले लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पहले नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर को लिखा है। उसके बाद ये फैक्टर 2 टाइम्स रिपीट होगा। पहले इस फैक्टर की 1 पावर आएगी और इस फैक्टर की फिर 2 पावर आएगी। अगर यहाँ पे 3 पावर होती तो फिर यहाँ पे पहले मैं लिखता b के फ्रैक्शन में 1+x, फिर c के बटे में 1+x का स्क्वायर, फिर आगे d आता है वहाँ पे 1+x का क्यूब लिख देता। एनीवेज, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है, जो कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन लिखी है। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के साथ। एलसीएम आपका मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ, अगर आपने पहले लेक्चर्स मेरे सुने हैं इस एक्सरसाइज के, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बेसिकली आपका एलसीएम है। या इस तरह आप मान लें कि ये पूरी वैल्यू उधर जाकर हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। तो आप को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास बचेगा क्या, जो इसका ये न्यूमरेटर है ये आपके पास बच जाएगा 4+7x आ जाएगा आपके पास। अब इस फ्रैक्शन को आप इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये समझें कि 2+3x था, वो इस 2+3x से कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचता है 1+x का होल स्क्वायर, वो इस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद ये देखें कि b/1+x को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 1+x जो है स्क्वायर में से एक फैक्टर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा, एक फैक्टर बच जाएगा 1+x का, और ये साथ ये 2+3x बच जाएगा, वो हम b के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर इसके बाद जब c वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सिंपली 1+x का स्क्वायर इस 1+x के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2+3x बचेगा, वो c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। आई होप कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन की समझ आ जाएगी। कोशिश कीजिएगा कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वरना अगर आप स्टेप पे एक मल्टीप्लिकेशन वाला इंक्लूड करवा देते हैं, इस रिजल्ट को डायरेक्ट नहीं लिखते, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। अब हमने क्या करना है, जो हमारे फ्रैक्शन में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा कि जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे हम उनको ज़ीरो के इक्वल कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड है और एक ये वाला लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड है। हम इन फैक्टर्स को ज़ीरो के इक्वल कंसीडर करेंगे। जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है हम उसको ज़ीरो के इक्वल कंसीडर नहीं करेंगे। उसको कैसे सोल्व करेंगे हम आगे जाके देखते हैं इसको। अब ये देखें, हमारे पास फर्स्ट फैक्टर था 2+3x, हमने इसको ज़ीरो के इक्वल कंसीडर किया, पहले 2 उधर गया तो x की वैल्यू हमारे पास -2/3 आती है। अब इस वैल्यू को हम उठाएंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है, इधर 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 इधर, वहाँ वहाँ पे मैंने -2/3 पुट कर दिया। ये देख लें आपके सामने 4+7 इंटू ये x की वैल्यू है। फिर a के अंदर था 1+x का स्क्वायर, ये 1+ है और x की वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई, और ये बाहर होल स्क्वायर। और फिर इसके बाद ये 1+x है, इधर x की जगह -2/3 और इधर भी x की जगह -2/3। अब ये देखिएगा कि ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो रहे हैं,
2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये जो बी वाली टर्म है ये ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगी। और इसी तरह ये सी में देखें अगर आप, तो ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सी वाली टर्म भी पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी। आपके पास सिर्फ ए वाली टर्म बचेगी। तो यहाँ पे चल रहा है हमारे पास 1 माइनस 2/3। ठीक है, अब आपने इसका लेना है एलसीएम। जब आपने इसका एलसीएम लिया, इसको सोल्व किया, इसका स्केल लिया, तो 1/9 बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप इसको इसी तरह सोल्व करते आ रहे हैं कि 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया था आपने, -14/3 बना लिया था। अब यहाँ पे आपने जब एलसीएम लिया है इसका, तो आपके पास सोल्व होके ये -2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -2/3 चल रहा है, ये 1/9 है इधर, उधर जाकर ये 9/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है, 3 को 9 से कैंसिल करें तो 3 3 बार 9 होता है, आपको पता है। यहाँ पे ऊपर बचेगा 3, ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -6 आ जाएगा। ये आपके पास ए की वैल्यू आ जाती है। अब स्टूडेंट गौर से देखिएगा, अब आपके पास है दूसरा फैक्टर 1 + x है, जो लीनियर फैक्टर, सेकंड लीनियर फैक्टर था। अब आपने इसको भी ज़ीरो के इक्वल कंसीडर करना है, तो मैंने इसको भी ज़ीरो के इक्वल कंसीडर किया, तो x की वैल्यू मेरे पास -1 नहीं है। अब इसको भी मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा, तो आप ये इक्वेशन को याद रखिएगा। जैसे कि मैं आपको तकरीबन मैं 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुका हूँ इस एक्सरसाइज के, तो मैंने हर लेक्चर में आपको बताया है, नोटिफाई किया है कि ये जो मैं फ़ाइल आपको शो करवा रहा हूँ, इसकी मैंने पिक्चर्स बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड किया हुआ है फ़ाइल का। ठीक है, तो पहले 11 जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं लेक्चर 64 लेक्चर 65 में ऐड कर चुका हूँ। जो इस लेक्चर में ये जो फाइल आपको शो करवा रहा हूँ, इसकी भी मैं पिक्चर बनाकर डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक जो मैं ऐड कर रहा हूँ, आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो x की वैल्यू है -1। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे जाएंगे हम, जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे x की जगह -1। जब आपके पास फाइल होगी तो आपको इजीली पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये सेकंड इक्वेशन में x जहाँ जहाँ पे x था उसकी जगह -1 पुट कर दिया। अब मेरे पास a वाला फैक्टर भी कैंसिल आउट हो रहा था, b वाला भी ज़ीरो कैंसिल आउट हो रहा था, क्योंकि 1 - 1 ज़ीरो बन जाएगा, सिर्फ c वाला बचेगा। तो मैं c वाले फैक्टर को लिख रहा हूँ 2 - 3, क्योंकि अंदर आएगा 2 - 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाता है। अब मैंने नेक्स्ट इसको क्या लिखा है कि मैंने c = 3 लिख दिया। वो कैसे? अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ये चीज़ आ चुकी थी, समझे कि -1, ये नेगेटिव का जो साइन है इधर वाले नेगेटिव के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c × 1 c आ जाएगा, इधर 3 बच जाएगा। तो ये c की वैल्यू 3 आ चुकी है आपके पास। अब आपके पास दो वैल्यूज़ तो निकल आएंगे, दो जो अल्फ़ाबेट्स थे आपके, दो वेरिएबल्स शामिल हैं, उनकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं a और c की। अब b वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, उसके लिए आपको अब ये ऑप्शन तो निगलेक्ट हो गया कि आपने इसको ज़ीरो को इक्वल कंसीडर करना, ये नहीं होगा क्योंकि ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ज़ीरो के इक्वल सिर्फ उस फैक्टर को कंसिडर करेंगे जो लीनियर फैक्टर होगा और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा, जैसे कि ये दो हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट का मेथड करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट कह लें या इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स कह लें। अब हम कैसे करेंगे कि जो मेनली हमारे पास दूसरी इक्वेशन है हम उसी को सोल्व करते हैं, वैल्यूज़ उसी में पुट कर दें, तो हम इसको रीराइट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है रीराइट इक्वेशन नंबर 2, तो मैंने पीछे से सेम कॉपी करके यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख दी है। अब यहाँ पे फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, अब ये फार्मूले का मैंने हिंट दिया साइड पे, आपको शो हो रहा होगा, आई होप। अब इसके बाद देखिएगा ये फार्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा। ए की जगह आप 1 कंसिडर कर लें जनरल फार्मूला में, और बी की जगह आप x लिख लें, तो आपके पास ये कुछ यूँ फार्मूला बन जाता है। अब बी के साथ दो फैक्टर से आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। वो कैसे कि आप 1 को उठाएँ, 1 को 2 से किया तो 2 आ जाएगा, 1 को 3x से किया तो ये 3x आ जाएगा। इसके बाद ये जो x है उसको 2 से किया तो ये 2x आ जाएगा, x को 3x से किया तो ये 3x आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद आप c को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2c बन जाएगा, c को 3x से करें तो 3cx बन जाएगा आपके पास। अब आप क्या करें कि 2 वैसे ही है, 3x है और ये 2x है, ये क्या बन जाएगा आपके पास 5x बन जाएगा, और ये प्लस 3x के वैसे ही बाकी अगली टर्म देख लें आपने वैसे ही लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो a है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये a बन गया, a को 1 से करवा के a बन गया, x के से करवाया तो ax² बन गया, a को 2x से करवाया तो ये 2ax हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इस b को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें,
यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को आपने ओपन करके लिखना है कि हर कोफिशिएंट अलग अलग लिख देना है, ठीक है। तो हमने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना। आई होप कि आपको समझ लग जाएगी। सिर्फ इसमें फार्मूला यूज़ होगा स्केयर ए प्लस बी का होल स्केयर वाला, या जो आपने अलजेब्रिक फार्मूलाज पढ़े हैं 9th क्लास में भी आप पढ़ के आए, और वैसे भी मैं साथ साथ हिंट दे रहा हूँ उन फार्मूलाज को, वो इंप्लीमेंट होने और बाकी फैक्टर्स मल्टीप्लाई होने। तो आई होप कि आपको सिंपलीफिकेशन तो आती होगी। तो फिर भी मैं समझा रहा हूँ साथ साथ। अब ये जो आपके पास कोफिशेंट्स की क्वेश्चन बन चुकी है, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये सारी टर्म्स आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है कंपेयरिंग कोफिशेंट्स ऑफ टर्म्स। टर्म्स के कोफिशेंट्स को आपने कंपेयर करना है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि राइट साइड में जो आपकी सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है एक्स स्क्वायर टर्म है, ठीक है। अब जितनी भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है उनके कोफिशेंट आपने लिख देने। एक ये वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक ये वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशेंट क्या है, ए, और इधर क्या है 3b। तो आप इसको बना दें a प्लस 3b। कंपेयरिंग की जगह आप इक्वेटिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कंपेयरिंग भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर इसका मतलब है कि राइट साइड पे जो एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट्स हैं वो है a, और ये प्लस 3b। प्लस का a और प्लस का 3b ये मैंने लिख दिए। अब राइट साइड में देखा जाए तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म कोई भी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का यहाँ पे टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि a की जो वैल्यू है वो पीछे हमने निकाली है, आप उसको याद रखिएगा। जब आपके पास फाइल होगी मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूँ, आपको फिर ईजिली पता लग जाएगा। a की वैल्यू निकली थी -6। अब इस -6 को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये प्लस 3b है। अब ये माइनस का 6 उधर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास आएगी 2। अब b की वैल्यू भी हो चुकी है, c की भी हो चुकी, c की हमने ऊपर निकाली हुई थी, a की हमने इंसर्ट की है अभी आपके सामने, ठीक है, -6। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। आपको पता है कि आपने पहले 11 क्वेश्चन समझे होंगे आई होप, तो आपको समझ आ चुकी होगी कि हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन बनी होती है। ये a की वैल्यू गई है, ये b की, और ये c की। अब आप दोनों साइड्स पे इंटेग्रल लेंगे। जब आप इंटेग्रल लेंगे तो यहाँ से -6 जो है वो एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, 2 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, 3 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये लाजमी समझने वाली चीज़ है कि बच जाता है 1/2 + 3x, और यहाँ पे 1/1 + x, और यहाँ पे 1/1 + x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तो रूल 2 लग रहा है इन दोनों पे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के केसेस में नीचे फंक्शन मौजूद है और उसकी होल पावर 1 है और उनका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। रूल 2 की कंडीशन आपको पता होगी, मैं बार बार हर लेक्चर में बताता हूँ कि रूल 1 और रूल 2 क्या चीज़ें हैं। रूल 1 और रूल 2 इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स हैं। हर टीचर ने डिफरेंट एक्सप्लेन किया होगा, तो आप मेरे चैनल से कर रहे हैं तो होप्स हो कि आपको तभी फिर समझ लगेगी। मैं उन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने करवाई हैं। तो उन रूल्स का मैंने डिस्क्रिप्शन में हिंट दिया, हर वीडियो में मैं उनका हिंट दे रहा हूँ कि वो लेक्चर आप लाजमी सुनिएगा आपको, ताकि समझ लग जाए। उसके अकॉर्डिंग सिंपली ये है, अगर आप यहाँ से भी समझ लेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि फंक्शन आपका नीचे होना चाहिए रूल 2 के अकॉर्डिंग, उसकी होल पावर हो 1। यहाँ पे अब बाहर पावर 1 है, कोई नहीं लिखी, इसका मतलब इस पूरी टर्म की पावर बाहर 1 है, और उसका डेरिवेटिव ऊपर बनना चाहिए। सबसे पहले आपको रूल 2 लगाते हुए होल पावर ही देखनी होती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, इसकी होल पावर 2 नहीं थी, यहाँ पे रूल 2 इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि रूल 2 ये कहता है कि आपका जो फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है उसकी होल पावर 1 होनी चाहिए, फिर आपने देखना है ऊपर डेरिवेटिव बनता है या नहीं बनता। तो इसकी पावर तो 2 है, तो आप इसको सिंपली क्या करेंगे, इसको उठाकर ऊपर ले जाएं। अब ये रूल 1 की कंडीशन लग जाएगी। सिंपली अगर हम बात करें तो रूल 2 तब लगता है जब आपका फंक्शन जो होता है वो कोई भी फंक्शन हो, चाहे अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी हो, अगर वो क्वेश्चन फॉर्म में हो, बटे की फॉर्म में हो, तो वहाँ पे आप रूल 2 लगाते हैं। और रूल 1 तब लगाते हैं जब फंक्शन सिंपली बटे की फॉर्म में ना हो, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो, फंक्शन जो भी उसका डेरिवेटिव साथ उसके मल्टीप्लाई हो। तो रूल 1 में पावर कंसिडर नहीं की जाती। अब ये दोनों रूल्स के मैंने हिंट दिए हैं। अब इन दोनों पे तो लगना था रूल 2, वो कैसे? अब ये देखें कि 2 + 3x आपके पास फंक्शन है, अगर आप इसका डेरिवेटिव सॉल्व करें रफ पे तो आपको पता लगेगा कि इसका डेरिवेटिव 3 आएगा। अब ऊपर क्या मौजूद होना चाहिए, 3। अब हमारे पास तो यहाँ पे 1 था, तो हमने सिंपली स्टेप में क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई और ये 3 से डिवाइड करवाया अपने पास से, ठीक है। अब इस सिंपली इस फंक्शन का तो डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, क्योंकि 1 + x है, इसका डेरिवेटिव लें तो वो 1 नहीं आता, तो वो ऊपर 1 बन रहा है, तो इसको मैंने
छेड़ा नहीं, मैं इन दोनों पे इकट्ठा ही रूल 1 लगाऊंगा, रूल 2 लगाऊंगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, हमने इसको रूल 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहा तो रूल 2 के अकॉर्डिंग ये सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि इसकी होल पावर 2 का प्रॉब्लम था। तो हम इसको उठाकर ऊपर लेके यहाँ पे -2 पावर कर दिया। अब इसकी पावर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्योंकि रूल 1 में होल पावर मैटर नहीं करती। अब यहाँ पे सिंपली फंक्शन क्या है 1 + x, उसकी ये पावर मैटर नहीं करेगी। उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो वो सिंपली 1 बनता है। तो ये इसका मतलब यहाँ पे रूल 1 लग रहा है, इन दोनों पे रूल 2 लग रहा है। ये रूल 2 लिखा है मैंने, जिसमें फंक्शन नीचे है और ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ln fx आ जाएगा। और ये रूल 1 लिखा है मैंने, जिसमें फंक्शन है उसकी होल पावर n जितनी मर्जी है, फंक्शन का डेरिवेटिव इसके सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन की टोटल पावर में ऊपर भी एक ऐड कर दें और नीचे भी एक ऐड कर दें। ये मैंने रूल 1 लिखा है। इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने इसको सोल्व किया है। आप इसका आंसर देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये बन जाएगा -2 ln × 2 + 3x। वो कैसे, अगर आप यहाँ पे देखें, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, अगर मेरा कैमरा शो कर रहा है तो। अब ये देखें कि ये 3 है और ये 6 से कैंसिल होके 2 में चेंज हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2, और ये सिंपली नीचे फंक्शन था उसका डेरिवेटिव, इसके अकॉर्डिंग ln fx आंसर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग लिखा गया ln × fx आपका ये नीचे वाली चीज़ है, और इसके बाद ये 2 एज अ कोफिशिएंट ये वैसे ही, ठीक है। और ये ln 1 + x बन गया रूल 2 के अकॉर्डिंग। अब +3 वैसे ही। अब यहाँ पे लगा है रूल 1। रूल 1 के अकॉर्डिंग ये जो होल पावर को बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर में एक ऊपर ऐड करना है और नीचे एक ऐड करना है, ठीक है। और आपके टीचर्स इसको सिंपली पावर रूल बोलते होंगे, बट मैं उसको रूल 1 बोलता हूँ। फंक्शन है उसकी होल पावर थी -2, उसके ऊपर भी एक ऐड किया गया और ये नीचे भी ऐड किया गया, क्योंकि ये मेरा फंक्शन ये 1 + x था, उसकी होल पावर -2 थी, उसके रूल 1 के अकॉर्डिंग ऊपर भी एक 1 ऐड किया गया और नीचे भी 1 ऐड किया गया, तो ये सोल्व होकर -1 हो जाएगा। अब ये जो -1 है ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 हो जाएगा। अब इसमें 2 स्टेप किए गए हैं, एक तो ये -1 को ये +1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 बन गया। अब ये दोनों वैसे ही साथ लिख रहा है तो लिहाजा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे -1 पावर बन चुकी थी। अगर आपको पता हो कि पावर जब नेगेटिव होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये अब ये न्यूमरेटर में है, हम इसको उठाकर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो यही -1 प्लस के 1 में चेंज हो जाएगी। आपके पास ये 12th क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मे बी कि वीडियो आपको लेंथी लगे, बट मैं कोशिश किया करता हूँ कि जो प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर वे से मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, हर स्टेप को प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन करूँ, तो इस वजह से मेरे लेक्चर्स थोड़े लेंथी होते हैं। अब इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी एक लीनियर फैक्टर है और एक रिपीटेड लीनियर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ठीक है, ये वाला x + 1 वाला। और ये वाला जो फैक्टर है ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। आप इसको भी ऐसे ही करेंगे कि यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक कंसिडर कर लें अगर आप इसको, कि 2x² / x - 1 का होल स्क्वायर × x + 1 है, ठीक है। ये इक्वल आ जाएगा a/x - 1 के, ठीक है। तो ये कैसे a/x - 1 किया गया, क्योंकि इसमें ये पहले हम इसको रिपीटेड लीनियर फैक्टर को ऊपर रिजोल्व करने लगे हैं कि ये x - 1 इसमें 2 टाइम रिपीट होना है। ये कैसे रिपीट होगा, पहले इसकी पावर लिखी जाए 1 और फिर आगे b जो आपका वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट बोल रहे हैं आप उसको, बेसिकली इसको कोफिशिएंट बोला जाता है। बी कोफिशिएंट के फ्रैक्शन में आप इसको x - 1 का स्केल लिख देंगे, पहले 1 पावर और फिर इसकी 2 पावर, फिर इस फैक्टर की बारी आ जाएगी, ये c के फ्रैक्शन में लिख दिया जाएगा x + 1। ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई है जो रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक से बनी है। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को एलसीएम को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करना है। तो मैं अभी आपको 12वें क्वेश्चन में भी समझा के हटाऊँ कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। आई होप कि आपको इसकी समझ लग जाएगी। अगर किसी भी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जब मैंने मल्टीप्लाई किया एलसीएम के साथ दोनों साइड्स पे, तो मेरे पास जो एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दूसरी क्वेश्चन बनती है। अब हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में कौन कौन सा फैक्टर लीनियर है। एक ये वाला लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर एक्चुअली देखना है, ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, और ये भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, बट ये जो वाला जो फैक्टर है ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे इक्वल 0, ठीक है।
हमने लेट कर लिया x माइनस वन इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लीनियर फैक्टर को, x की वैल्यू 1 आती है, ये 1 वैल्यू को उठाएं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है उसमें वहाँ वहाँ पे आपने 1 पुट किया। अगर आप गौर कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पे x आ रहा है उसके या इसके अकॉर्डिंग x की जगह मैंने यहाँ पे 1 पुट किया है, तो ये कुछ यूँ चीज़ बन जाएगी। अब इसमें c वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 बनेगा, और a वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा, सिर्फ b वाला फैक्टर बचेगा, 1 + 1 2 b हो जाएगा। और यहाँ पे हमने सोल्व किया, 1 का स्केल लिया पहले, ठीक है। तो 1 का स्केल आपको पता है 1 नहीं आता है, 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये वाला जो 2 है समझें इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये b की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आपने क्या करना है, जो दूसरा लीनियर फैक्टर था आपके पास x + 1, उसको 0 के इक्वल कंसिडर किया, तो यहाँ पे अब x की वैल्यू आई है -1। अब आप इसी क्वेश्चन 2 में जाएंगे, अब x जहाँ जहाँ पे है उसकी जगह -1 पुट करेंगे। अब ये देखें कि मैंने ऐसे किया कि इधर x था तो 2 × -1 का स्केल लिखा गया क्योंकि यहाँ पे 2x² था। अब इसी तरह जहाँ जहाँ पे x है मैंने उसकी जगह -1 पुट किया है। अब इसमें देखें कि ये -1 + 1 ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसमें b वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और ये a वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। अब ये सिर्फ c वाली टर्म बचेगी जिसमें -1 -2 बनेगा, -2 का स्केल लिया जाए तो वो 4 बनता है। अब यहाँ पे -1 का स्केल लिया जाए तो वो +1 आता है। आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर इवन हो तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। आई होप कि आपको इसका पता होगा, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये कैंसलेशन होगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, ये c की वैल्यू हो गई। अब आपके पास b की वैल्यू भी आ चुकी है, c की आ चुकी है, सिर्फ आपको a की चाहिए। इसके लिए आप इक्वेशन 2 को दोबारा लिखेंगे, इक्वेटिंग कोफिशेंट वाला काम करेंगे, यानी कंपेयरिंग कोफिशेंट वाला। मैंने लिखा है रीराइट इक्वेशन नंबर 2, पिछली जो इक्वेशन नंबर 2 है वो एज इट इज़ मैंने कॉपी कर दी है, ठीक है, आप फाइल से चेक कर सकते हैं साथ साथ। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। वो कैसे, सिंपली ये देखें कि ये तो फार्मूला लग रहा है अलजेब्रिक फार्मूला जिसके अकॉर्डिंग होता है a - b × a + b = a² - b²। तो इसके अकॉर्डिंग ये x का स्केयर आ गया और यहाँ पे 1 का स्केयर जो कि 1 नहीं होता तो मैंने ये लिखा 1 नहीं है, ये अलजेब्रिक फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाया है मैंने। अब b को सिंपली अंदर मल्टीप्लाई करवाया है और यहाँ पे a - b का होल स्केयर वाला फार्मूला लग रहा है। अभी 12वां क्वेश्चन मैंने करवाया उसमें a + b का होल स्केयर इंप्लीमेंट हो रहा था, यहाँ पे a - b का होल स्केयर इंप्लीमेंट हो रहा है, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वैल्यू का स्केयर आ जाएगा x का स्केयर x और दूसरी वैल्यू का स्केयर आ जाएगा 1 का स्केयर 1 आएगा, a² + b², यानी कि फिर -2ab होता है। -2 ये फार्मूला के अकॉर्डिंग है, ये a और ये b को मल्टीप्लाई करके ये x ही बनता है। आई होप कि आपको ये चीज़ तो आनी चाहिए, फिर भी अगर आपको नहीं पता लगता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे फार्मूला इंप्लीमेंट किया है। अब आप इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि a को अंदर सिंपली मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पे c को अंदर सिंपली मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपके पास कोफिशिएंट की इक्वेशन समझ लेंगे बन गई है। अब ये डिफरेंट टर्म्स बन चुकी हैं। अब आपने क्या लिखना है कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, इसमें सबसे जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी सबसे पहले आपने उसको कंपेयर करना है। इसमें भी अब देखें कि x² वाली टर्म जो है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। अब जितनी भी x² वाली टर्म्स है ना, एक ये वाली x² वाली टर्म है और ये वाली x² वाली टर्म है, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को आप यहाँ पे लिख दें a + c। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव a है और ये पॉजिटिव c है, +c है, ये वाला +c। अब ये a + c लिख दिया गया है। अब लेफ्ट साइड में अगर देखें तो वहाँ पे x² वाली टर्म है, अगर ना होती तो फिर उसका कोफिशिएंट में 0 लिखता, ठीक है। अब x² वाली टर्म है तो उसका कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में कितना है 2, तो यहाँ पे ये 2 लिखा गया, ठीक है। अब ये मैं c की वैल्यू निकाल चुका हूँ, आपको पता है, आपके पास फाइल भी मौजूद है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो ये c की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू उधर जाएगी लेफ्ट साइड पे, ये -1/2 बन जाएगा। इसके एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसके बटे में 1 कंसिडर कर लें। आई होप कि आपको एलसीएम लेने तो आता है। इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है और इसको इधर, तो ये 4 - 1/2 बन जाता है। तो ये a की वैल्यू 3/2 हो जाती है आपके पास। अब ये a की वैल्यू है और प्रीवियस जो मैंने निकाली ये b की वैल्यू और ये जो c की वैल्यू, इन तीनों को उठाइए। ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन वाली, ये a b और c यहाँ पे पुट कर दें। तो मैंने इसमें पुट की है वैल्यू,
ठीक है, ये वैल्यू ए बी और सी की लिख दी। अब इन दोनों साइड्स पे इंटेग्रल ले लिया, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में इंटेग्रल भी इंक्लूड था। अभी तो हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन तक यहाँ तक सोल्व की है। अब मेन काम अब करना है कि इंटेग्रल लेना है अपने दोनों साइड पे। तो ये 3/2 पूरा एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। आपको पता है ये रियल वैल्यू है। अब अगर कोई भी रियल वैल्यू किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है तो आप सिंपली उसको कोफिशिएंट कंसिडर करेंगे, और कोफिशिएंट हमेशा डेरिवेटिव के भी बाहर आता है और इंटेग्रल साइन के भी बाहर आता है। तो 3/2 बाहर आ जाएगा। 1/x-1 का इंटेग्रल लिया जाएगा, और यहाँ पे 1/x-1 का होल स्क्वायर का इंटेग्रल लिया जाएगा, और यहाँ पे 1/2 बाहर आएगा और 1/1 + x का इंटेग्रल लिया जाएगा। अब ये देखा जाए कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दो पे तो लग रहा है रूल 2, क्योंकि नीचे जो फंक्शन है उसकी होल पावर है 1, और सिंपली उन फंक्शंस का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, इसका भी और इसका भी। तो यहाँ पे तो रूल 2 लग गया। रूल 2 का मैंने हिंट दिया, मैं बार में क्वेश्चन में इस रूल को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ln × x-1। ठीक है, ये कोफिशिएंट साथ वैसे ही, और इसका भी साथ ये कोफिशिएंट 1/2 वैसे ही, और इसका आंसर हो जाएगा ln फंक्शन, ये इस हिंट के अकॉर्डिंग ln × फंक्शन क्या है, ये बटे के नीचे वाली ये चीज़ ln × x+1 आ जाएगा, और एंड पे ये c लिख देंगे। जब भी इंटेग्रल का साइन खत्म होता है तो आपको पता है वो c आता है। अब बारी बारी c लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा एंड पे कॉन्स्टेंट c लिख दिया जाए। ठीक है, तो खैर अब इस पे देखा जाए, ये है 1/x-1 का होल स्क्वायर। अब इस पे रूल 2 इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। देखें, इस पे रूल 2 मैंने नहीं लगाया, इसका इंटीग्रल अभी सोल्व होना बाकी था इस स्टेप में, क्योंकि इसकी होल पावर का प्रॉब्लम है। इसकी होल पावर 2 है, जिसको 1 होना चाहिए, तो मैं उसको उठाकर ऊपर ले जाऊंगा, तो ये x-1 की होल पावर -2 हो जाएगी। अब रूल 1 की कंडीशन जो बनती है वो फ्रैक्शन, रूल 1 ये कहता है कि उसमें फ्रैक्शन नहीं होती है। अब रूल 1 में आपको एक पॉसिबिलिटी ये आसानी मिल जाती है कि आपकी जो होल फंक्शन की पावर है ना, आप उसको कंसीडर नहीं करते, यानी -2 गायब कर दें। आप समझे कि सिर्फ x-1 है। अब x-1 को देखा जाए तो सिंपली उसका डेरिवेटिव तो 1 बनता है, वो तो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये रूल 1 यही कहता है कि फंक्शन की फिर टोटल पावर में एक ऊपर भी ऐड कर दें और नीचे भी ऐड कर दें। इसके अकॉर्डिंग हमने ये फंक्शन था x-1, इसकी टोटल पावर थी -2, उसके ऊपर भी 1 ऐड कर दिया और इसके नीचे भी 1 ऐड कर दिया। ठीक है जी, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ बन जाएगी वो कुछ यूँ बन जाएगी। ये देखें, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो वैसे ही। अब ये -2 + 1 करके -1 आ गया, यहाँ पे भी -1, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, नेगेटिव हो जाएगा, ये पावर नेगेटिव है, नीचे आकर ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास सोल्व हो जाएगा इस तरह। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर देखा जाए तो ये भी एक केस 2 का ही क्वेश्चन है, जिसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ रहा है। देखा जाए तो ये तो हो गया नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, मगर ये वाला जो फैक्टर है ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो इसको केस 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इसको कंसिडर कर लें a/फर्स्ट लीनियर फैक्टर जो है, जो कि नॉन रिपीटेड था, फिर b/x+1, क्योंकि ये x+1 जो है ये 2 टाइम रिपीट होगा, 2 टाइम्स। तो पहले इसकी पावर 1 लिखी जाएगी, फिर अगली दफ़ा इसकी पावर 2 लिखी जाएगी। आपके पास ये इक्वेशन 1 बन जाती है। अब आपने सिंपली क्या करना है कि ये वाला जो एलसीएम है, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये आपका एलसीएम है। ठीक है, आपने इन दोनों को एलसीएम को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाना है। ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया ये वाली टर्म के साथ एलसीएम को, तो x-1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा x+1 का स्क्वायर, वो ए के साथ आ जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास b के साथ क्या बचेगा कि x+1 जो है वो x+1 के होल स्क्वायर में से एक के साथ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक फैक्टर बच जाएगा x+1, और ये साथ x-1 बच जाएगा। ये दोनों b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब c के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया तो x+1 का होल स्क्वायर x+1 के होल स्क्वायर में से कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा x-1, और ये c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से देख लें तो इस तरह आप देख लें कि a के फ्रैक्शन में जौन सा फैक्टर था x-1, आप एलसीएम में से x-1 को समझें कि ये खारिज हो गया, बचेगा x+1 का स्क्वायर, वो a के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। b के फ्रैक्शन में देखें क्या था x+1, तो यहाँ पे एलसीएम में देखें तो x+1 के 2 फैक्टर्स हैं, उनमें से
एक ये वाला फैक्टर, दो में से एक फैक्टर कैंसिल करवा दें, एक फैक्टर बच जाएगा x+1 और ये साथ ये वैसे ही बचेगा, इन दोनों को b के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। जब c की बारी आएगी तो c के फ्रैक्शन में जो फैक्टर है एलसीएम में से उन दो फैक्टर्स में से ये फैक्टर निकाल दें, स्केयर वाला सिर्फ x-1 बच जाता है, तो ये c के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमने क्या करना है, ये जो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं x-1 और x+1, इनको बारी बारी ज़ीरो को इक्वल कंसिडर किया है। x-1 को ज़ीरो के इक्वल कंसिडर किया तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 1। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह 1 पुट कर दिया, a की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। अब इसके बाद है दूसरा फैक्टर x+1, ठीक है। अब आप इसको ज़ीरो के इक्वल कंसिडर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है, x की जगह -1 जाएगा, इसके अकॉर्डिंग x की जगह -1 जाएगा, जहाँ 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 पे x है -1 जाएगा। हमने x की जगह -1 लिख दिया। a वाला फैक्टर भी ज़ीरो हो रहा था, ठीक है, -1 + 1 0, तो पूरी a वाली टर्म भी ज़ीरो, b वाली टर्म भी ज़ीरो, क्योंकि -1 + 1 ये ज़ीरो हो जाएगा, b वाली टर्म भी ज़ीरो, सिर्फ c वाली टर्म बचेगी, वो अंदर आ रहा है -2। अब ये जो -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये c की वैल्यू हो गई आपके पास। अब आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको रीराइट करना है, क्योंकि अब आपने क्या करना है जी, कोफिशेंट्स कंपेयर करने हैं, ठीक है। अब हमने आगे क्या लिखा है, रीराइट इक्वेशन नंबर 2। रीराइट इक्वेशन नंबर 2 किया तो ये पूरी क्वेश्चन नंबर 2 लिखी गई। अब यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा था, हम बार बार करते आए हैं, 12वें क्वेश्चन में भी किए, 13वें में भी किए, a+b का होल स्क्वायर, जिसके अकॉर्डिंग ये x² + 1 + 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला लग रहा है a - b × a+b, तो उसके अकॉर्डिंग होता है a² - b²। इसमें a x को मान लें और b की वैल्यू को मान लें 1। अब x का स्केल लिया जाएगा तो ये x² हो जाएगा, और 1 का स्केल लिया जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। फार्मूला के अकॉर्डिंग सेंटर में -1 माइनस आएगा, ठीक है। अब c को अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये cx - c हो जाता है। अब b को अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये bx² - b हो जाता है, और a को अंदर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये ax² + a + 2ax हो जाता है। अब ये आपने हर टर्म को अलग अलग लिख लिया। अब आपने टर्म्स को कंपेयर करना है। सबसे बड़ी पावर देखेंगे, बड़ी पावर वाली टर्म x² है, राइट साइड में उसका कोफिशिएंट क्या है a, और ये प्लस का b, ये लिख दिया। लेफ्ट साइड में x² वाली टर्म नहीं है, तो आप यहाँ पे हाइपोथेटिकली मैनुअली यहाँ पे लिख सकते हैं अपने समझने के लिए 0x², ठीक है। यानी कि x² वाली टर्म नहीं है तो उसको 0 × x² कर लिया, तो इससे पता लगता है कि x² का कोफिशिएंट क्या है 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिया गया। ये a की वैल्यू आप प्रीवियसली निकाल चुके हो 1/4, यहाँ पे वही a की वैल्यू लिखी गई, आप साइड पे हिंट दे के भी लिख सकते हैं। अब इस a की वैल्यू को 1/4 को आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये b की वैल्यू -1/4 हो जाएगी। अब ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, ये c की वैल्यू, इन तीनों वैल्यूज़ को उठाएं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें आप, ठीक है, जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन थी। अब ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। अब आप दोनों साइड्स पे इंटेग्रल लेंगे, ये आपका एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे -1/4 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे -1/2 एज अ कोफिशिएंट बाहर आएगा। अब ये प्लस कहाँ पे गया कि ये नेगेटिव और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे नेगेटिव साइन बना देंगे, इसी तरह ये नेगेटिव और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर ये नेगेटिव साइन यहाँ पे बना देंगे, और यहाँ से 1/4 कोफिशिएंट आ गया और यहाँ से 1/2 कोफिशिएंट आ गया। अब अंदर बच जाता है 1/x - 1, और ये 1/x + 1, और ये 1/x + 1 का होल स्क्वायर। अब फिर यही काम कि इन दोनों पे तो रूल 2 लग रहा है, क्योंकि इनमें डिनोमिनेटर में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी होल पावर 1 है, तो सिंपली उस फ्रैक्शन उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ऊपर 1 आता है, तो वो 1 बन रहा है, जिसके अकॉर्डिंग रूल 2 के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा ln × फंक्शन, ये वाला फंक्शन ln × x - 1। अब ये -1/4 एज अ क्वेश्चन, वैसे ही इसकी जगह भी आ जाएगा ln, यहाँ पे लिखा है, मैं मिस कर गया था, बाद में लिखा है मैंने, ln × x + 1 आ जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन था। अब इस पे क्या हुआ, ये कोफिशिएंट तो साथ वैसे ही रहा, बट इसकी होल पावर 1 नहीं थी, तो आपको इसको रूल 2 से रूल 1 में चेंज करना पड़ेगा कि इसको ऊपर उठा के ले जाएं, तो ये -2 पावर हो जाती है। अब यही काम मैं आपको 12वें और 13वें क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, तो ये 14वां क्वेश्चन हमारा चल रहा है।
जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि फंक्शन की होल पावर रूल वन में कंसिडर नहीं की जाती, जैसे कि आपको मालूम है। तो होल पावर आप नहीं कंसिडर करेंगे फंक्शन की। उसके बगैर अगर आप देखें तो फंक्शन है सिंपली एक्स प्लस वन, तो उसका डेरिवेटिव लें तो सिंपली उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि बनता है वन, तो आगे वन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस फंक्शन की टोटल पावर जो है -2, उसमें ऊपर भी एक ऐड करवा दें और नीचे भी एक ऐड करवा दें, तो यहाँ पे -1 बटे में आ जाता है। ये -1 और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन, ये 1/2 साथ वैसे ही। और ये देखें कि आपके पास x+1 है, इसकी पावर -1 थी, तो ये नीचे जाकर पॉजिटिव हो गया। आई होप कि आपको समझ लग गई है। आई थिंक कि मैंने कैमरा थोड़ा ऊपर किया था, आपको क्लियर नहीं हो पाया होगा कि मैंने भाई ये किया। मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे जो होल पावर थी उसके ऊपर भी एक ऐड किया गया और नीचे भी ऐड किया गया रूल वन के अकॉर्डिंग। तो पावर को सॉल्व किया -1 आता है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मैंने प्लस किया है, बस ये काम किया। यहाँ पे पावर नेगेटिव थी, उसको बटे में ले जाकर पॉजिटिव किया है। अब ये साइड तो समझेंगे ख़त्म है। अब इन दो का काम रहता था, इन दो की इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो चुकी थी। अब इन दोनों में देखा जाए तो 1/4 कॉमन आता है, तो हमने 1/4 को बाहर निकाल दिया। अंदर बचता है ln इंटू एक्स माइनस वन माइनस ln इंटू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे लॉ की प्रॉपर्टी लगानी है, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a ओवर b, वो लगा सकते हैं। मगर आंसर पीछे अगर आप देखें तो इस दो आंसर लिखे, उन दोनों में से कोई भी आंसर चूज़ कर लें, तो मैंने यही बनाया, प्रॉपर्टी के बगैर लिखे, तो आपके पास ये आंसर हो चुका है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। आई होप कि आपको समझ लग गई होगी इसकी। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। मगर मैं आपको हर स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करूँगा, कोशिश करूँगा। बाकी टीचर्स भी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, वो अपने तरीके से करते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा डीपली जाता हूँ। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की जाए, एवरी रीज़न बताई जाए कि क्वेश्चन किस मेथड से सोल्व किया गया और क्यों किया गया और इसको क्यों अडॉप्ट किया गया और इसको क्यों नहीं यूज़ किया गया। तो इस तरह आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अगर देखा जाए तो हमें पता होता है कि केस 2 में जो फैक्टर्स होते हैं, पहली बात तो ये कि फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, वो पॉलिनोमियल या इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है। तो फैक्टर्स होने चाहिए। फैक्टर केस 2 सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो केस 2 के रिलेटेड ही थे। तो उसमें ये है कि दो फैक्टर्स हों या 3 फैक्टर्स हों, जितने भी हों, उनमें से एक फैक्टर लाजमी होगा जो कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर होता है। मज़े की बात ये है कि यहाँ पे तो कोई फैक्टर ही नहीं है। अब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है हेयर डिनोमिनेटर इज x³ माइनस 3x² प्लस 4। इसकी वैल्यू सही कर लीजिएगा स्टूडेंट्स आप, आपकी बुक पे जो गलत हो सकती है, क्योंकि जो मैंने बुक फॉलो की है वहाँ पे यहाँ पे पावर स्केयर लिखी थी, तो यहाँ पे पावर क्यूब आती है, ये स्केयर नहीं है, यहाँ पे क्यूब होगा। तो ये आपका डिनोमिनेटर है, ये बेसिकली आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, इसको आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है फैक्टर्स में। अब फैक्टर्स में रिड्यूस करना है, आपको पता है कि पॉलिनोमियल्स की डिफरेंट टाइप हैं। जिस पॉलिनोमियल में वन पावर हो तो हम उसको बोल देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, या आप सिंपली उसको बोलते हैं लीनियर फैक्टर, जिसमें एक्स की सिंपली पावर होती है 1, लाइक जिस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, यानी डिग्री 1 है, तो हम इसको बोल देंगे ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर आपके पास एक्स की डिग्री हो 2, ये कुछ इस तरह लिख दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बना दी है। अब ये पॉलिनोमियल है, ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब ये जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। अब हम जो फैक्टराइजेशन करते हैं ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करते हैं। अगर आपको क्लियर हो तो उसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, आप जो फैक्टराइजेशन करते हैं। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये x³ माइनस 3x² प्लस 4। तो इसको आपने रिड्यूस करना है फैक्टर में ना, तो सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू करना है। सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं, आप ऐसे ये एक हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें। उसके बाद इसके सबसे पहले ना इधर कोफिशिएंट्स लिख लें। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें सबसे पहले देखें कि ये हाईएस्ट पावर कितनी है, x³ है, उसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे क्या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो वो 1 लिख दिया गया। फिर इसके बाद x³ के बाद x² वाली टर्म आती है, उसका कोफिशिएंट देखा गया तो वो -3 होता है, -3 है बल्कि, तो वो मैंने -3 लिख दिया। अब इसके बाद जो अगली टर्म आती है वो x वाली आती है। अब यहाँ पे x टर्म तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है वो हाइपोथेटिकली यहाँ पे सेंटर
3x स्क्वायर के बाद यहाँ पे वो 0x है, ठीक है, 0 इंटू एक्स, तो x का कोफिशिएंट 0 लिख दिया गया है क्योंकि x वाली टर्म नहीं है। तो आप इसी तरह करोगे कि जो मिसिंग टर्म होती है उसका कोफिशिएंट 0 लिख दिया जाता है। और फिर यहाँ पे ये एंड पे जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट 4 लिख दिया गया। अब मैं -1 से कहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, ये -1 कहाँ से आ रहा है, तो आपने ये पहली लाइन लिखनी है, फिर आपने ये डिवाइड करना है। आपने लिखना है लेट -1 इज़ रूट ऑफ पोलिनोमियल, कि ये जो पोलिनोमियल है फ़र्ज़ कर लें कि -1 इसका रूट है। हमें कैसे पता लगेगा कि -1 रूट है या नहीं है? रूट क्या होता है कि एक इक्वेशन को सोल्व करके जो वैल्यू आए उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया जाए तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाए, उसका सम या डिफरेंस ओवरऑल जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। अब मैंने हाइपोथेटिकली यहाँ पे वैल्यू कंसिडर की है -1, आप प्लस का 1 भी कंसिडर करके देख सकते थे, बट होगा क्या अगर आप यहाँ पे प्लस का 1 इंसर्ट करते हैं तो इसकी वजह से ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी, ठीक है, यानी कि ये रूट जो x इक्वल टू 1, ये अगर आप पॉजिटिव 1 लेते रूट तो वो सेटिस्फाई नहीं करता था पोलिनोमियल को, तो मैंने लिए -1। अब अगर आप यहाँ पे -1 पुट करके देखें, x क्यूब की जगह -1 करता हूँ, मैं रफ पे करके दिखाता हूँ, तो ये -1 का क्यूब बन जाता है। आगे है 3 और ये x की जगह लिख दिया जाएगा -1 का स्केयर, क्योंकि 3x स्केयर था, ठीक है। आगे 4, अब इसको सोल्व करें, -1 का क्यूब लिया जाए तो ये ओड पावर है तो ये -1 ही आएगा। अब यहाँ पे इवन पावर थी तो ये +1 में चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब -1 है, ये -3 है, +4 है, तो ये सिंपली -4 और ये +4, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो रूट -1 है ये सेटिस्फाई कर रहा है पोलिनोमियल को, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं अपना रूट। तो मैंने यही इसको लिखा है, लेट -1 इज़ रूट ऑफ पोलिनोमियल। तो रूट जो लिया है आप उसको डिवाइड कर दें कोफिशेंट्स के साथ। अब ये पोलिनोमियल जो थी, अब मैं इसके कोफिशेंट्स आपको लिखना सिखा चुका हूँ। इसके अकॉर्डिंग जो पहला कोफिशेंट है वो एज इट इज़ आएगा, जो सबसे बड़ी पावर का है वो एज इट इज़ आएगा। अब आप -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये -1 बनता है, तो ये -1 इधर लिख दिया गया। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है सिंपली, -3 और -1 -4 बन जाएगा। अब फिर इस -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +4 हो जाता है। 0 + 4 किया जाए तो ये 4 ही आता है। अब 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये -4 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस का 4 है और माइनस का 4 है, ये एडअप होकर यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। अब ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आया, ये आपका ये शो कर रहा है कि ये जो आपका -1 है ये इसका रूट है। अगर फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, यानी x इज़ इक्वल टू -1 इज़ रूट ऑफ पोलिनोमियल। अगर आप इस -1 को इधर उठाकर लाएंगे तो ये x + 1 बन जाएगा, ये कहलाएगा फैक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने ये लिखा कि एज रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, सो -1 फैक्टर किसका है, x -1 की वजह से फैक्टर क्या बनता है, x + 1। सो x + 1 इज़ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। वो मैंने आपको करके दिखाया कि ये +1 कैसे होता है, कि ये इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 के इक्वल है, -1 रूट है, ठीक है। -1 रूट है, -1 से फैक्टर कैसे बनाना है कि -1 को इधर ले जाएं तो x + 1 हो जाता है, x ऑलरेडी पड़ा है तो ये आपका फैक्टर बन जाता है, ये लीनियर फैक्टर हमने लिख दिया। सो x + 1 इज़ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, ओके। आगे फिर आपने लिखनी है डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या होती है कि सिंथेटिक डिवीजन टेक्निक में रूट को पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के साथ डिवाइड करने के बाद जो एंड पे कोफिशिएंट्स बचते हैं उनसे जो इक्वेशन बनती है उसको बोलते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन, ठीक है, शॉर्ट इक्वेशन। अब डिप्रेस्ड इक्वेशन कैसे लिखनी है, आपने इक्वल टू 0 लिख लिया, ठीक है। इक्वल टू 0 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। डिप्रेस्ड इक्वेशन सिर्फ ये जाहिर कर रही है कि ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले क्या लिखना है, कांस्टेंट टर्म लिखनी है, राइट साइड से शुरू करना है इसको लिखते हुए, +4 है, ठीक है। फिर इसके बाद -4 है। अब ये देखें ऐसे चलना है, सबसे पहले आती है कांस्टेंट टर्म, फिर उसके बाद पॉजिटिव ले लें जनरल फॉर्म में पॉजिटिव टर्म, फिर इसके बाद x वाली टर्म, यहाँ पे उसका कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा, फिर इसी तरह चलते जाएँ, यहाँ पे x², फिर यहाँ पे x³, यानी कि राइट से लेफ्ट को चलना है तो बड़ी से बड़ी पावर बनती जाएगी। अब सबसे पहले आता है +4 कांस्टेंट, इसके बाद -4 आता है, उसके साथ वेरिएबल नहीं है तो उसके साथ वेरिएबल होगा x, ये -4x हो जाता है। फिर अगली टर्म जो है वो x² वाली टर्म होगी, ठीक है। इसके ये कोफिशिएंट है x² का तो ये 1x² लिख दिया गया, ठीक है, यानी सिंपली x²। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ये
एक्स का होल स्केयर बना दिया और एंड पे ये 4 का होल स्केयर, यानी ये ए स्केयर और ये बी का स्केयर, और दरमियान में लिख दिया गया -2 ए और बी। और इसकी वजह से ये फार्मूला का मैं हिंट दे देता हूँ कि ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग है जी ए स्केयर -2ab और ये प्लस बी स्केयर। तो ये चीज़ कंक्लूड हो जाएगी ए प्लस बी के होल स्केयर में। तो यहाँ पे फार्मूला मैंने बनाया x-2 का होल स्केयर। ठीक हो गया जी, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है एक फैक्टर आपके पास हो गया x+1 और एक फैक्टर हो गया x-2 का स्केयर। तो ये हो गया नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर और ये हो गया लीनियर फैक्टर बट रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो इसका मतलब है कि आप अपने डिनोमिनेटर की जगह ये दो फैक्टर्स लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि आपको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकूं। इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया है। आई नो कि वीडियो लेंथी हो चुकी है, बट आई होप कि आपको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। सिंथेटिक डिवीजन भी मैंने आपको हर स्टेप पे समझाई है। तो इसकी जगह हम अपने डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी जगह हम ये दो फैक्टर्स यूज़ करेंगे। अब हमने लिखा गिवन इंटेग्रल बिकम्स, यानी कि जो गिवन क्वेश्चन था वो कुछ यूँ बन जाएगा x+1 इंटू x-2 का होल स्केयर और यहाँ पे ये dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक, जैसे आपको मैंने 12वां 13वां और 14वां क्वेश्चन करवाया सेम उसी तरह। अब देखें इसको कैसे लिखा है। ये पहला है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो एक फ्रैक्शन में है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर x+1। फिर ये दूसरा फैक्टर आया है, उसकी पावर है होल पावर 2, तो इसका मतलब इसमें 2 टाइम्स रिपीट होना है। पहले इसकी पावर 1 लिखी गई, फिर अगली दफ़ा इसकी पावर 2 लिखी गई। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। अब ये आपका है एलसीएम बेसिकली, तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड। मैंने आपको 14वें क्वेश्चन में लिखना सिखाया है कि एलसीएम वाली इक्वेशन को कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं अभी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा के ये इक्वेशन 2 बन जाती है। अब आपने क्या करना है, ये जो दो लीनियर फैक्टर्स हैं x+1 है और x-2 है, इनको बारी बारी 0 के इक्वल कंसिडर करना है। जब मैंने किया है x+1 को 0 के इक्वल कंसिडर, तो x की वैल्यू आती है मेरे पास -1, x इज इक्वल टू -1। अब मैं इस वैल्यू को उठाऊंगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। अब आप देखते जाइए मैंने कैसे किया है कि अब ये इक्वेशन नंबर 2 थी, x की वैल्यू आई है -1, ये याद रखिएगा, x की वैल्यू -1। अब हम इक्वेशन 2 में जाएंगे, इक्वेशन 2 में गए। अब यहाँ पे x+1 है, इसका मतलब है यहाँ पे -1 जाएगा तो ये -1 + 1 0, इसका मतलब b वाली टर्म सारी 0, तो मैं b वाली टर्म को लिखूंगा ही नहीं, सीधा इसकी जगह 0 लिख दूंगा। अब इसी तरह c वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी -1 जाएगा तो -1 + 1 0 हो जाएगा। सिर्फ a वाली टर्म लिखी जाएगी जिसमें आएगा -1 -2 का होल स्क्वायर और इधर आएगा -1। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा ये -1 और यहाँ पे +4, ये 4 है, मेरे से मिस्टेकन 2 लिखा गया था, यहाँ पे 4 है। ठीक है, और b और c की टर्म 0 कर दी, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये a वाली टर्म चल रही है, ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3/9 बन जाएगा। ये कैंसलेशन हो रही है, 3 1 बार 3, 3 3 बार 9, तो a की वैल्यू आ रही है 1/3। अब आपका दूसरा जो लीनियर फैक्टर था वो था x इज इक्वल टू x-2, उससे x की वैल्यू निकलती है x इज इक्वल टू 2, +2। अब इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करना है। अब गए हैं जहाँ जहाँ पे x+2 वाला फैक्टर है, x-2 वाला, इधर x की जगह 2 जाएगा तो ये भी 0 और ये भी 0, सिर्फ c वाला जो टर्म है वो बचेगी। तो c वाली टर्म को मैंने लिखा सिंपली c इंटू 2 + 1। ठीक है, a वाली टर्म भी 0, b वाली भी टर्म भी 0, c की वैल्यू निकलती है जी हमारे पास 2, क्योंकि यहाँ पे 3c बनता है, यहाँ पे 6 हो जाता है, तो ये 3 उधर जाके डिवाइड होता है, तो ये c की वैल्यू 2 आ जाती है हमारे पास। अब c की वैल्यू को, a की वैल्यू को, और ये जो पीछे थी हमारे पास आई होप कि b की वैल्यू भी निकली है हमारे पास, अब b की नहीं निकली। ठीक है, अब हमने दोबारा डी राइट इक्वेशन नंबर 2 करना है, क्योंकि हमारे पास दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। अगर आप गौर करें तो ये वाला और ये वाला नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स दो थे, उनसे हमारे पास दो कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ चुकी है, a की ये और ये सी की, अभी बी की रहती है। उसके लिए अभी हमें दोबारा लिखना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन लेंथी इस वजह से हो गया क्योंकि ये सारा मेथड समझाना पड़ा, ये आपने करना है लास्ट में। ठीक है, अब आपने री राइट इक्वेशन नंबर 2 करना है। ये इक्वेशन नंबर 2 लिखी है जिसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे थे, यहाँ पे फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, जिसके अकॉर्डिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग बन जाएगा एक्स स्क्वायर +4 - 4x। आई होप कि आपको ये फार्मूला लगाना आ जाएगा। अब इसी तरह इन दो फैक्टर
फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाया है। मैं मल्टीप्लाई करवाना आपको सिखा चुका हूँ 12वें 13वें 14वें क्वेश्चन में, तो कोशिश कीजिएगा आप इसको खुद सॉल्व करें। जो मेन चीज़ इसमें समझने वाली थी फैक्टर्स बनाने, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। और ये सी को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब ये -2x है और ये +x है, -x हो जाता है ब्रैकेट में, ये भी मैंने लिखा है। फिर इसके बाद इस स्टेप में मैंने b को अंदर मल्टीप्लाई किया। ये c वाली जो टर्म्स थी वो तो वैसे ही लिखी जा रही हैं। अब यहाँ पे a वाली टर्म, a को अंदर मल्टीप्लाई कर लिए तो ये a वाली टर्म बन जाती हैं। तो ये कोफिशिएंट्स की टर्म आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में हाईएस्ट पावर कितनी है, स्केयर है, एक्स स्केयर 2 है। तो ये एक ये वाली टर्म है एक्स स्केयर वाली और एक ये वाली टर्म है। इन दोनों का कोफिशिएंट लिख दें, ये प्लस का a और ये प्लस का b, a प्लस b हो जाएगा। इधर देखा जाए तो इधर तो एक्स स्केयर वाली टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब इधर एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है, 0। तो ये 0 लिखा गया। तो a की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं 1/3 ये वाली। तो यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/3, तो b की वैल्यू -1/3 हो जाती है। अब ये b की वैल्यू, ठीक है, अब ये c की वैल्यू और अब ये a की वैल्यू, इन तीनों वैल्यूज़ को हम उठाएंगे, ठीक है, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे a b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। मैंने कुछ यूँ ही यहाँ पे लिखा है कि पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन। अब जब आपने ए बी और सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो ये कुछ यूँ आ जाएगा आपके पास। अब वही काम कि आपने दोनों साइड्स पे इंटेग्रल ले लेना है। ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा और यहाँ से 1/3 बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे रूल 2 लग रहा है क्योंकि सिंपली नीचे फंक्शन मौजूद है, उसकी होल पावर 1 है और ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है। उसके अकॉर्डिंग ln इंटू फंक्शन आ चुके हैं, ln इंटू एक्स प्लस 1 और इधर भी ln इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे फिर वही काम कि यहाँ पे रूल 2 नहीं लग रहा क्योंकि इसकी होल पावर 2 थी, 1 नहीं थी, तो इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे रूल 1 की कंडीशन बन जाएगी। ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव, फंक्शन की होल पावर कंसिडर नहीं की जाती है, आपको पता है रूल 1 में। तो ये रूल 1 का हिंट दिया है, पावर को सोल्व की है। ये -2 + 1 हो रहा है क्योंकि इंक्रीमेंट करना है आपने ऊपर भी और नीचे भी। होल पावर n में ये होल पावर n-2 है, उसके ऊपर भी एक का इंक्रीमेंट करना है, नीचे भी। ये सोल्व किया तो ये आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा। अब ये नीचे कैसे है, पावर नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको नीचे लेके गए हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, ये नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है। इन दोनों में से 1/3 कॉमन निकल रहा था। ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया है।